नमस्कार, सास बहू और सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार जो कि रफ्तार के साथ कामकाज कर रहे हैं। 87 अंकों की बढ़त अभी भी देखने को मिल रही है निफ्टी में। सेंसेक्स करीब 350 अंक ऊपर है, निफ्टी बैंक 40 अंक ऊपर है। हालांकि जो तेजी उतनी ज्यादा स्ट्रांग वहां पर नहीं है, लेकिन हायर लेवल से थोड़ा सा मार्केट ने एक ईज आउट लिया है, स्पेशली निफ्टी बैंक में, क्योंकि निफ्टी फिर भी तेजी में है थैंक्स टू फार्मा एंड आईटी, लेकिन निफ्टी बैंक थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है हायर लेवल से, इसलिए मोरलेस फ्लैट साइड पर निफ्टी बैंक कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज का स्टार आपको फार्मा ही दिखाई पड़ेगा पूरी तरह से। तमाम फार्मा के शेयर एक अच्छी तेजी में कामकाज कर रहे हैं, बीट डिवीस, औरो, रेड्डीज, जिसका भी नाम आप ले लीजिए, सभी बढ़िया तेजी में ट्रेड करते हुए। तो फार्मा इंडेक्स करीब 1.25% ऊपर कामकाज कर रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 3-4% ऊपर है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रफली 1% के आसपास की बढ़त यहाँ पर देखने को मिल रही है। एक अच्छे अपमूव इधर भी बनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो जोरदार तेजी के साथ इंडिसेस जो है वो सोफार कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है और धीरे धीरे मार्केट वो एक्सटेंडेड वीकेंड मूड पे जाता हुआ दिख भी रहा है। तो करीब 2200 शेयर जो कि तेजी में कामकाज कर रहे हैं और 800 शेयरों में बिकवाली का दौर सोफार इंडिसेस में देखने को मिला। यानी कि ब्रॉडर मार्केट्स में खरीदारी है, अभी भी खरीदारी अच्छी है। हर एक शेयर की गिरावट के सामने 3 शेयर जो कि तेजी में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। आज हम देश के अलग अलग हिस्सों में चलेंगे। आज हमारे साथ कोलकाता से दर्शक मौजूद हैं, हमारे साथ दिल्ली से दर्शक मौजूद हैं, हमारे साथ मुंबई के दर्शक मौजूद हैं और कोलकाता से हमारे साथ राजेश जी, हर बार की तरह फ्राइडे है तो मौजूद भी हैं। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स को लेके आपका एक टेक, कैसा लग रहा है बाजार अभी? बढ़िया तेजी के साथ ये पूरा साल खत्म होने जा रहा है और मूड माहौल अभी भी अच्छा ही है। रेड शर्ट सूट नहीं कर रही वैसे इस समय बाजार की तेजी में, लेकिन अदरवाइज मूड तो नहीं है ना आपका रेड वाला? गुड आफ्टरनून सुमित जी, जो भी महिला मित्रगण पैनल में है सबको नमस्कार। ये रेड शर्ट मार्केट के मूड की वजह से नहीं है, रेड टाई आपने पहनी है क्रिसमस को लेकर के, तो मैंने भी क्रिसमस के माहौल के वजह से पहनी है, त्योहारी माहौल से, न कि मार्केट के मूड से। मार्केट के जो जानकार मुझे जानते हैं वो जानते हैं कि मैं हमेशा तेजी वाला आदमी हूँ और मैंने तो कोविड की घोर मंदी के समय में भी बाय कॉल्स ही दी थी। खैर, इस वक्त के बाजार पे अगर आए तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई बहुत बड़ी कोई चिंता सामने खड़ी है। 3 राज्यों के जो नतीजे आए इलेक्शन के, उसके बाद ये बात तय हो गई कि मौजूदा सरकार ही कैरी होती हुई नजर आएगी, जिसके कारण से पॉलिसीज वगैरह कंटिन्यू होती नजर आएंगी। जो भी महंगाई को लेकर के मुद्दे हैं वो आस्ते-आस्ते कम हो जाएंगे, या तो प्राइसेस कम हो जाएगी, दूसरे बेस इफेक्ट के कारण से कम हो जाएगी। और महंगाई की जब दर कम हो जाएगी तो जाहिर-सी बात है कि ब्याज दरों पे फ़र्क पड़ेगा। तो आप ये समझो कि अभी तक जब एफआईआई नेगेटिव चल रहे थे, लास्ट 2-4 दिन को अगर छोड़ दिया जाए तो, उसके बाद बाज़ार नई ऊँचाइयाँ छू रहा है और एफआईआई जब जोर से लौट के आएँगे तब आप समझो कहाँ जाएगा। मेरा अपना ये मानना है, या मैंने ये स्लोगन लगाया है कि 2024 में 24,000, तो हो सकता है कि हम 2024 में 24,000 की ओर बढ़ रहे हों। 2024 में 24,000, बढ़िया आंकड़ा निकाला आपने राजेश सर। तो अब 24,000 की तैयारी करेंगे, लेकिन हाँ ये बात सही है कि राजेश सर परमाबुल है। जब भी बाजार में गिरावट भी आती है तो उनको मौके दिख ही जाते हैं, इधर मिड कैप में, स्मॉल कैप में। और अभी भी मैं थोड़ी पहले उनके कुछ कॉल्स को रिव्यू कर रहा था, तो स्पेंसर हो या फिर लॉरस लैब हो, इवन आरती इंडस्ट्रीज हो, एक से एक बढ़िया कॉल्स उन्होंने विद टाइम दी भी है। ओके, अभी आगे हम राजेश सर से बातचीत जारी रखेंगे कुछ और स्टॉक्स को लेकर भी, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और अलग अलग माध्यम आपकी स्क्रीन पर आएगा। नहीं, पहले तो व्हाट्सएप नंबर आएगा जिस पे आप अपना सवाल भेज सकते हैं, उस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। 7045220000, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिस पर आप अपना सवाल भेज सकते हैं और सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो हमारे जानकारों से बिल्ड करवा सकते हैं। अब देश के 3 अलग अलग कोनों में चलते हैं। हमारे साथ पश्चिम बंगाल से आज शिप्रा मैम मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। नवी मुंबई से हमारे साथ दीक्षा मैम मौजूद हैं और दिल्ली, नोएडा, एनसीआर से हमारे साथ देवाक्षी जी मौजूद हैं। तो तीनों ही, आप तीनों को ही नमस्कार, तीनों को स्वागत है कार्यक्रम में। तो पहले तो राजेश सर कलकत्ता में हैं, तो वहीं से ही हम शुरुआत भी कर लेते हैं, कोलकाता ही चलते हैं और शिप्रा मैम से बातचीत कर लेते हैं। शिप्रा मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। मैम, आप कब से इन्वेस्टेड हो मार्केट में, क्या करते हो आप और कैसा पैटर्न है आपका? मैं बहुत दिन से ऑब्जर्वर हूँ, वॉच करती हूँ। फिर 14 से मैं मार्केट में आई हूँ।
ओके। मेरे हस्बैंड रिटायरमेंट के और- बाद मेरे अपना 5 लाख से डीमैट अकाउंट खोल दिया था, तब से मैं मार्केट में ओके। डीमैट में इन्वेस्ट ही करती हूँ। और ओके, तो आप 2014 से इन्वेस्टेड है मार्केट में, राइट? शेयर है, उसको बारे में मेरे को पूछना था, इसीलिए आप लोगों ओके। को पूछूंगी। तो शिप्रा मैम 2014 से आप मार्केट में हो, राइट? हाँ, 2014 से। तो 2014 के बाद तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए। 2019 देखा, 20 देखा, एक कमोडिटी का बीच में बिकवाली आई थी। सो कभी घबराहट नहीं हुआ आपको मार्केट में? हाँ, कभी कभी घबराहट आई, फिर रुक गई बहुत हिम्मत लेके, क्योंकि एडवाइजरी बोर्ड का सुनती रहती हूँ, उसमें थोड़ा सा हिम्मत आता है कि ना, पूरा पैसा नहीं डूबेगा। ओके, चलिए। और आपका मतलब इन्वेस्टमेंट का पैटर्न क्या है? आप लार्ज कैप शेयर लेते हो, लॉन्ग टर्म के लिए लेते हो, मिड कैप लेते हो, कैसे इन्वेस्ट करते हो? एक्चुअली मैं एक्सीडेंटल हाउसवाइफ हूँ, तो इसीलिए मेरे पास रनिंग इनकम नहीं था। तो जब मेरे हस्बैंड मेरे को Okay. 5 लाख रुपीस दिया, मैं उससे लार्ज कैप का ब्लू चिप्स जो कहते हैं उसी में इन्वेस्ट किया, बास्केट इन्वेस्टमेंट। सब ब्लू चिप्स में अच्छा अच्छा जो था, 10-10 अमाउंट कम, लेकिन ब्लू चिप्स में इन्वेस्ट किया। तो उसके बाद तो वो चल रहा है, जी। अच्छा खासा ही चल रहा है। 1-2 में परेशानी आ रहा है, उसको बारे में आप लोगों को सलाह चाहूंगी। तो शिप्रा मैम कौन से 1-2 शेयर हैं जहां पे आप सवाल पूछना चाह रहे हो अपने? हाँ, मैं स्टारलाइट टेक्नोलॉजी लिया था, 232 रुपया में जी। 300 शेयर है। वो बहुत पुराना, 15-16 साल के है। उसमें मैं प्रॉफिट भी बहुत कमाया, और फिर उसको जो नया स्टारलाइट पावर ट्रांसमिशन का 280 शेयर भी दिया है। आईपीओ में अभी तक आया नहीं, लेकिन वो इतना डाउन चल रहा है, मैं उसको क्या करूंगी, रख दूंगी ऐसे ना, एग्जिट कर जाऊंगी, यही सोच रही हूँ। ओके। तो राजेश सर, स्टरलाइट टेक 144 रुपए के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। स्टरलाइट पावर ट्रांसमिशन का शेयर अभी इनको अलॉट नहीं हुआ, लेकिन क्या करना चाहिए इसमें इनकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस के अंदर, कंसीडरिंग कि लंबी अवधि के निवेशक हैं? कंसिडरिंग के लंबी अवधि के निवेशक हैं, मैं समझता हूँ कि नहीं, इस वक्त बने रहना चाहिए। 170-175 के आसपास आता है तो वहां पर मुनाफा वसूल कर सकती है, लेकिन इस वक्त इन्हें बने रहने की राय रहेगी। कंपनी ठीक ठाक कामकाज कर रही है, जिस सेक्टर में है वहाँ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है बिल्कुल इन्हें बने रहने चाहिए। जी। तो शिप्रा मैम अभी तो आप बने रहो, और राजेश सर मान रहे हैं कि यहाँ तेज़ी रहेगी। प्रमोटर ठीक है, और वैसे भी ये स्पेस के अंदर थोड़ा बस भी है, तो थोड़ा समय दो आप, शायद 170-180 के लेवल्स आए, उसके बाद दोबारा आप सिचुएशंस को रिव्यू कर सकते हो। आगे भी मैं आपसे बातचीत जारी रखूँगा। अब सीधे चलते हैं अपने दूसरी कोस्ट की साइड, यानी कि नवी मुंबई। दीक्षा जी वहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। दीक्षा जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या करते हो मैम आप, और कब से हो मार्केट में? मैं 2020 से इस मार्केट में हूँ। जब कोविड आया था, मेरा अभी इसी साल Okay. एमबीए कंप्लीट हुआ है, तो बस ओके। अभी तो एज अ लर्निंग शुरू किया था या एज एन अर्निंग शुरू किया था? एज अ अर्निंग शुरू किया था, और ऑप्शंस में मैंने पहले 6-9 मैंने देखा, फिर ऑप्शंस में जब गए तो अच्छा खासा प्रॉफिट था। फिर उसके बाद जब यूक्रेन वॉर आया, तो फिर वो सबको ही पता है क्या हुआ था, एक बहुत बड़ा डीप देखने मिला था हमें। बस उसी में ही बहुत सारे लॉस हो गया था। फिर उसके बाद सोचा कि इक्विटी ही करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो उस समय जो जितनी भी अर्निंग थी वो सब लर्निंग में बदल गई, राइट? बस बस वही हुआ था।
तो अभी कुछ किया नहीं जा सकता, बट ओके अभी तो कुछ नहीं तो दीक्षा मैम एक बात बताएं, अब आप एक्सीडेंटल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन गए हो कि मतलब कोई चॉइस नहीं बचा इसलिए रखना पड़ रहा है, या फिर अब आपका इंटेंशन ही लॉन्ग टर्म रह गया है कि नहीं अब ठीक है लॉन्ग टर्म ही करेंगे? नहीं, मैं अभी पहले धीरे-धीरे चालू करूँगी ऑप्शंस, बट इक्विटी मेरा पहले भी था, क्योंकि वो स्टार्ट करने से पहले मैंने 9 महीने हाँ, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया था, ऑप्शन स्टार्ट करने से पहले। ओके तो फिर उसके बाद मैंने ओके स्टार्ट तो किया ऑप्शंस में। तो आपको लगता है कि ऑप्शंस ज़्यादा बेटर है कंपेरेटिवली लॉन्ग टर्म इक्विटी के? देखिए, अगर हमें कंपाउंड मनी का अगर जायका लेना है तो बिल्कुल हमें इक्विटी में ही जाना चाहिए, जो एकदम सेफ रहना चाहते हैं। हम्म बट जिनको चाहिए कि थोड़ा कम टाइम में अच्छा उनके पास नॉलेज है और वो उससे गेन करना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने ऑप्शंस करने हम्म चाहिए, क्योंकि हम एक ही स्टॉक को काफी टाइम हम्म तक देखते हैं, या फिर हम कभी-कभी स्टॉक मार्केट को बहुत टाइम निफ्टी को भी देख के जब एक अंदाजा आ जाता है कि हाँ अभी ये ऊपर जाएगा, और जब हम न्यूज भी पढ़ते हैं तो हमें एक आ हम्म जाता है अंदाजा की तरफ से। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ओके दोनों ऑप्शन अपनी जगह पे सही है। चलिए बढ़िया। तो दीक्षा मैम कहाँ पर आप फंस गए इस बारी, क्या सवाल है आपका? एक्चुअली एलआईसी का जो एक स्टॉक है वो लिया गया था, आईपीओ लगा था उसका 905 का, ठीक है, और उसके हम्म बाद तो सब जानते हैं कि वो बहुत लो में गया था। तो कुछ टाइम पहले उसमें एक मूवमेंट हम्म आया था, तो उसी मूवमेंट में मैंने उसको एवरेज किया, सेम अमाउंट लिया था, कुछ 30 शेयर्स है मेरे ओके पास एलआईसी के। तो 795 का भी एवरेज बन गया है उसका। अभी 80-20 तक जाके आया, ओके 820 तक जाके आया वो। अब वेनेसडे का बहुत बड़ा डीप देखने मिला था, तो उसमें वो काफी नीचे जाके आया। तो वैसे तो वो थोड़ा सा प्रॉफिट में ही है, ओके तो मैं चाहती हूँ कि लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। चलिए राजेश सर, LIC IPO में अलॉटेड थे, फिर फर्दर नीचे आया और एवरेज किया 795 के आसपास ही कॉस्ट आ गई। अभी रिसेंटली बहुत अच्छे बज़ में भी है, चला भी है हाल में। कल न्यूज़ भी आया कि इसकी होल्डिंग को 10 साल के लिए और गवर्नमेंट ने एक्सटेंशन दे दिया है, जहाँ पर अभी 75% नॉर्म से दूर है। सो क्या करना चाहिए यहाँ पे? देखिए सुमित जी, इसमें हमारी खरीदारी की सलाह रही है, और कई बार हमने आपके माध्यम से जनता की तरफ कहा भी है कि इसमें खरीदारी करनी चाहिए। पिछले 3-4 महीने में कई बार कॉल दी है, और अभी भी मैं समझता हूँ कि जो बढ़त इन दिनों हुई है उसके बावजूद इसमें अभी भी खरीदारी की जा सकती है। कारण एक तो 66% के ऊपर का मार्केट शेयर है इनका। इनके अकेले का AUM इतना बड़ा है कि पूरे म्यूचुअल फंड के AUM को अगर एक साथ किया जाए तो भी उससे भारी पड़ता है। नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। जो एक दिक्कत थी कि कभी भी इनका फॉलो ऑन इशू आ जाएगा या सरकार अपना हिस्सा लिक्विडेट करेगी मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग नॉर्म मेंटेन करने के लिए, तो वो भी अब 10 साल का एक्सटेंशन मिल गया, तो वो भी दिक्कत अब दूर हो गई है। कुछ दिनों पहले ऐसे भी खबरें आई थी, कुछ बड़े नए अच्छे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं जिससे इनके मार्केट शेयर और गेन होगा। सारी चीजों का दारोमदार ये है कि कंपनी बहुत स्ट्रांग फुटिंग में है। मुझे लगता है कि इन्हें बने रहना चाहिए। और भी दर्शक जो देख रहे हैं उन्हें मेरी ये सलाह रहेगी कि अगर आप लंबी अवधि के लिए निवेश करना चाहते हैं तो यहाँ निवेश कर सकते हैं। हम्म तो दीक्षा मैम आप बने रहो पहली चीज़, और अगर आप कोई भी नया निवेशक भी यहाँ निवेश करना चाह रहा है तो राजेश सर पहले भी इस पर बाय कॉल इनिशिएट कर चुके हैं और अभी भी उनकी तरफ से होल्ड की ही रणनीति राय है यहाँ पर रखी हुई है। आपसे आगे बातचीत करूँगा मैं दीक्षा मैम। अब देवाक्षी जी से बातचीत कर लेते हैं जो कि नोएडा से हमारे साथ मौजूद हैं। देवाक्षी मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या करते हो मैम आप, कब से हो मार्केट में, कैसे एक्सपीरियंसेस हैं? या एक्चुअली 2021 से मैं मार्केट में हूँ। एज अ प्रोफेशनल HR इन अ पेटीएम वर्किंग हूँ मैं वहाँ पे। सो मैंने ऑप्शन से ही स्टार्ट किया था, बट स्टार्टिंग में तो वही सेम चीज होती है, प्रॉफिट होता है, ठीक है, मजा आ रहा है, बट आफ्टर दैट लॉस होने स्टार्ट हुए तो फिर स्किप कर दिया था फॉर सम टाइम। बट आफ्टर दैट एक्चुअली मैं और मेरे हस्बैंड बोथ हम मार्केट में इंटरेस्टेड हैं। इसके बाद ना फिर हमने शेयर्स में स्टार्ट किया। ओके तो शेयर्स का बहुत अच्छा मतलब आप ये
40 से 50 के मैं लॉस में रही थी इन ऑप्शन। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द शेयर ना, तो विद इन 1 मंथ कहते हैं कि शेयर्स में प्रॉफिट नहीं आता, बट अगर आप अच्छे से इन्वेस्ट करोगे, देख के इन्वेस्ट करोगे, तो सेम प्रॉफिट मुझे, जिसमें मैं 40 से 50% लॉस में थी वहां पे, यहाँ पे मुझे विद इन 1 मंथ मैं 60K के प्रॉफिट में हूँ राइट नाउ। अभी एक्चुअली परसों जो बढ़िया। मार्केट में फ्लक्चुएशन आया ना, तो उसके बाद से थोड़ा सा डाउट आया, तो मैं पूछना चाहूंगी नहीं हिंदुस्तान तो कॉपर देवाक्षी मैम, पेटीएम के शेयर तो लिए थे, नहीं लिए थे आपने? पेटीएम के शेयर। धीरे से मत बोलिए मैम, बहुतों ने लिए थे, आप तेजी से ही बोल सकते हैं कि आपने लिए थे। ओके, तो सवाल किस पर है मैम आपका आज? हिंदुस्तान कॉपर पे, हिंदुस्तान कॉपर ओके, पे है मेरा आपने सवाल। ये खरीद रखा है या खरीदना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली मैंने ये परचेज कर रखा है, मेरे पास है 2000 शेयर्स हैं इसके मेरे पास। किस भाव पे मैम? तो हाँ, तो इस पे एक्चुअली ये मेरे पास 179 के भाव पे है 2000 शेयर्स। तो इसमें मैं चलिए। जानना चाहूंगी कि मैं कब तक के लिए इसमें रह सकती हूँ, होल्ड कर सकती हूँ, थोड़ा सा इस बारे में मैं जानना चाहूंगी। ओके, तो राजेश सर, हिंदुस्तान कॉपर बढ़िया आउट परफॉर्मेंस वाली देखने को मिली स्टॉक की तरफ से। इनकी खरीदारी से करीब करीब 50-52 रुपए ऊपर कामकाज कर रहा है। सो दो चॉइसेस हैं, इधर ये होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, या अपना कैपिटल निकाल सकते हैं और बचे हुए फ्री के शेयरों को होल्ड कर सकते हैं। आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए ना? देखिए, पहले तो कंपनी बहुत शानदार है, जो कॉपर के इनके माइंस वगैरह है, खेतरी वगैरह में बहुत अच्छा आउटपुट दे सकती हैं, रिजर्व्स बहुत अच्छे हैं और बहुत जमाने बाद ये स्टॉक में कुछ दमखम दिखाया है, चलना चालू किया, बैलेंस शीट अच्छी है। दूसरी, इनकी बातों से मुझे ये लगा कि जैसे इन्होंने कहा कि 1 महीने में इतने पैसे कमा लिए या ऑप्शंस में खो दिए, तो मुझे लगा कि ये ट्रेडिंग ज्यादा करना चाहती है निवेश के वनस्पत, क्योंकि निवेश कभी भी महीने, 10 दिन, 15 दिन का नहीं होता है। निवेश एक लंबे समय के लिए होता है। आप एफडी करते हो तो रोज थोड़ी ना एफडी का ब्याज जोड़ने बैठते हो, या म्यूचुअल फंड में लगाते हो तो रोज एनएवी नहीं देखते हो। उसी तरीके से अगर आपको ट्रेडिंग का ही नजरिया है तो इसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपको बड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि कल जिस तरीके की मूवमेंट हुई थी हिंदुस्तान कॉपर में, उससे स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो गया है। अभी इस वक्त स्टॉप लॉस इसमें 198 का आता है। मैं ये कहूंगा कि 198 का स्टॉप लॉस लगाएं, कैरी करें। 250 रुपए तक ये जाता हुआ हमें दिख रहा है, और 250 रुपए तक जल जाए, जब चला जाए तो वहां पे पार्शियल प्रॉफिट बुक करें और फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके कैरी करें स्टॉक। जी, तो देवाक्षी मैम, स्टॉक अच्छा चुना है आपने, आप बने भी रहो यहाँ पर अभी, लेकिन एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, बाजार का पहला नियम होता है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना। तो आपको सही समय जहाँ लगे वहाँ अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर लेना, और धीरे धीरे आप बने रहो, और विद टाइम आप इस सफ़र को भी इंजॉय करोगे और अपने गेम्स को भी इंजॉय करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए देवाक्षी मैम, आपका भी, दीक्षा मैम आपका भी, और शिप्रा मैम आपका भी, हमारे साथ बने रहने के लिए और आज अपने सवाल पूछने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। राजेश सर, आप रुक जाओ, क्योंकि आपसे भी वो एक बाकी रह गई है, एक सवाल मेरा। आपने, क्योंकि कल वो मूवी रिलीज हुई है तो आपने 100% कल ही देख डाली होगी, तो कुछ फीडबैक है क्या उसका? क्या करना चाहिए मूवी को देख के, अगर ये डनकी देखना चाहें तो? देखिए, ऐसा है कि कल मैंने नहीं देखी है, पहली बात तो ये है, क्योंकि जो भी होगा क्या हो गया राजेश जी, मतलब ये क्या बोल रहे हो आप? ऐसा कैसे? आपको पता ही है, शादियों का सीजन चल रहा है, तो रोज की बुकिंग शादियों में रह रही है, रोज शाम को वहां जाना पड़ रहा है, तो इस तरह थोड़ी टाइट शेड्यूल है, तो वीकेंड पे निपटाएंगे। लेकिन मैं जिसने देखी है और वो मान लीजिए इस तरीका का शाहरुख खान का बहुत बहुत बड़ा फैन है, पागलों की तरह, और उसने इसे नकार दिया है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा अच्छा। वो लग रहा है कि पता नहीं कैसी होगी, बट फिर भी मैं तो जाऊंगा ही, बट रिव्यूज उतने अच्छे नहीं आए। हाँ, ओके, चलो फिर आपके रिव्यू का इंतजार रहेगा। अब अगले हफ्ते आपसे ही बात होगी कहीं ना कहीं, तो रिव्यू भी ले ही लेंगे। लेकिन हाँ, ज़रूर देखिए आप, और शादियों का सीज़न है, ज़रा ध्यान संभल कर उसका भी ख्याल रखना। बॉटम लाइन हमेशा ध्यान रखनी चाहिए आपको अपनी भी और बाकी चीज़ों की भी, तो उसका भी ज़रा ध्यान रखना आप। चलो, एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटते। राजेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया सवालों के जवाब देने के लिए, हर बार की तरह हमारे साथ बने रहने के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और आगे बातचीत जारी रखते हैं।